सभी साथियों का स्वागत है इस जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं नागौर जिला दर्शन की, जिसे धातु नगरी कहा जाता है, औजारों की नगरी कहा जाता है। अगर राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है तो नागौर के अंदर होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलों की बात करें तो वो कहाँ पर है? नागौर में है। RJ21 की बात करेंगे जिसका शुभंकर क्या है? वन्य जीव शुभंकर नागौर का राजहंस है। इन सभी बातों के बारे में पूरी कंप्लीट बातें करने वाला हूँ। जितनी जानकारी आपको फ़ोटोज़ के माध्यम से याद करवा सकूं उतनी जानकारी आपको पहले फ़ोटोज़ के माध्यम से याद कराऊंगा और उसके बाद में उसकी पूरी व्याख्या है वो आपके सामने रखने वाला हूं। कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है और आपके माँ बाप के सपने में ये सेशन थोड़ा बहुत भी कारगर साबित हो तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। बढ़ते हैं अब आगे। नागौर जिला दर्शन की बात करें तो नागौर की कुछ तहसीलें हैं, उनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे लाड़नू हो गई, जाइल हो गई, जाइल के बाद में डीडवाना अब तहसील नहीं है क्योंकि अब डीडवाना जिला बन गया। मुख्यमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले 19 नए जिले बनाए हैं। उन 19 नए जिलों के अंदर डीडवाना जिला भी शामिल है, इसीलिए डीडवाना अब तहसील न रहकर जिला बन गया है। उसके बाद में डीडवाना में आपको याद रखना है कि डीडवाना झील कहाँ पर है तो डीडवाना के अंदर है। और मकराना सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है नागौर का तो मकराना का संगमरमर प्रसिद्ध है। कुचामण का याद रखना है, कुचामणी ख्याल जिसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। उसके बाद में नावा के बाद में पर्वतसर में जो तेजाजी पशु मेला है इसका आयोजन कहाँ पर होता है? पर्वतसर नागौर के अंदर होता है। डेगाना राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? टंगस्टन सर्वाधिक है वो कहाँ पर निकलता है तो डेगाना के अंदर। मेड़ता के मोण फेमस है। मोण किसे कहा जाता है? जो बड़े मटके होते हैं उन्हें मोण कहा जाता है। मेड़ता मीरा की नगरी को मेड़ता कहा जाता है। उसके बाद में रियाबड़ी ये हो गई नागौर जिले की तहसीलें। और भी बात आगे करने वाले हैं। अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सबसे पहले एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको सेशन है वो कैसा लगा, और आप अपने मित्रों में इसे शेयर ज़रूर करना। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। आपके माँ बाप के सपने को पूरा कर सकूं, इसी जिम्मेदारी के अंदर जुटा हूं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बढ़ते हैं अब आगे। RJ21 तेजाजी की धरती नागौर की बात करेंगे, धातु नगरी के बारे में बात करेंगे और राजस्थान में औजारों की नगरी की बात करेंगे। अगर पूछेगी राजस्थान का हृदय तो किसे कहा जाता है? हृदय अजमेर को कहा जाता है। लेकिन राजस्थान का सबसे बीच में जिला कौन सा है तो वो नागौर है। राजस्थान का एकदम पूरा सटीक बीचों बीच जिला कौन सा है तो वो नागौर है। नागौर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है? नागौर जिले का वन्य जीव शुभंकर है राजहंस वन्य जीव शुभंकर किस जिले का है तो नागौर का है। उसके बाद में ये कौन है? ये है अकबर के द्वारा 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है तो 1570 में नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य था कि राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना। यहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे राजा आते हैं और अकबर की गुलामी को स्वीकार करते हैं।
ये दुर्ग है वो, ये जो अकबर का, ये जो नागौर का किला है, ये गुलामी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यहीं पर है वो अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया जाता है और यहीं पर है वो राजपुताने के कई राजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की जाती है, क्योंकि सामना नहीं कर सकते तो क्यों ना उसके पैरों में गिर जाए। बात तो वही है, सामना भाई हमसे नहीं होगा, इसीलिए आपके पैरों में ही सब कुछ है। बीकानेर का कल्याणमल भी आता है, जैसलमेर का राय भाटी भी यहाँ पर आता है और अकबर की अधीनता को स्वीकार करता है। उसके बाद में ये याद रख लेना कि नागौर दरबार का आयोजन है वो शुक्र तालाब के किनारे होता है। ये है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है वो 8 खंभों पर टिकी हुई है। कितने खंभों पर? 8 खंभों पर टिकी हुई है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। और अमर सिंह राठौड़ और करण सिंह के बीच में बीकानेर जिला दर्शन के अंदर मैंने जिक्र किया था कि मतिरे की राड है वो 1644 में बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के बीच में मतिरे की राड होती है। इसमें करण सिंह है वो सफल होते हैं, ये युद्ध है वो जीत जाते हैं। मतिरे की राड, ये देखिए आमने सामने खड़ी है सेना सिर्फ एक मतिरे के लिए। मतिरे की राड है वो 1644 में होता है और यह एक तरफ कौन था? एक तरफ करण सिंह था तो दूसरी तरफ अमर सिंह राठौड़ था। इसमें करण सिंह की विजय होती है। उसके बाद में डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड 13 मार्च सुबह का कैप्शन है, सुबह का अखबार का कैप्शन है। ये लिखा हुआ था अखबार के अंदर जब डाबड़ा के अंदर हत्याकांड होता है 13 मार्च 1947 को, तब है वो अगली सुबह अखबार के अंदर ये लिखा हुआ था कि 13 मार्च 1947 की वो काली सुबह सबको याद है। इसमें क्या होता है? अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियां चलाई जाती है और अंग्रेज़ों के द्वारा गोलियों के अंदर बहुत सारे किसान हैं वो शहीद हो जाते हैं। बहुत सारे किसान शहीद हो जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि डाबड़ा हत्याकांड कब होता है? डाबड़ा हत्याकांड होता है 13 मार्च 1947 को। ये है आचार्य तुलसी। ये कौन है? ये है आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी के द्वारा आपको याद रख लेना है कि इनका संबंध नागौर जिले से है और आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया जाता है। ये अणुव्रत आंदोलन है वो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि अणुव्रत आंदोलन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है। तो ऐसे अणुव्रत ऐसे आचार्य तुलसीदेव याद रख लेना। उसके ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ भी है कि अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य श्री तुलसी। आचार्य तुलसी के द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया जाता है। मीराबाई। मीराबाई की नगरी कौन सी है? मेड़ता है। मीराबाई की नगरी मेड़ता है। और मीराबाई की अगर बात करें तो मीराबाई का जन्म है वो कुड़की पाली के अंदर होता है। मीराबाई के पति का नाम क्या था? भोजराज था। और मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? प्रेमल है। मीराबाई के बचपन का नाम है वो प्रेमल था। मीराबाई ने अपना अंतिम समय है वो द्वारका गुजरात में बिताया था और द्वारका गुजरात में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है मीराबाई। और ये पूछे कि मीराबाई की भक्ति कैसी थी? तो सखी भाव की भक्ति थी। मीराबाई की कौन सी भक्ति थी? तो सखी भाव की भक्ति थी। और मीराबाई के बारे में अगर आपको पूछे कि दासी संप्रदाय है वो किसने चलाया था, तो दासी संप्रदाय की शुरुआत है वो किसने की थी? तो दासी संप्रदाय की शुरुआत है वो मीराबाई ने की थी। बढ़ते हैं आगे। ये देखिए ये है मीराबाई। लोग कहे मीरा बावरी। तेजाजी महाराज की जय हो।
धोलिया जाट की जय हो। बोल तेजाजी महाराज खरनाड़ा के जाट की जय हो। तेजाजी महाराज का जन्म है वो खड़नाल नागौर के अंदर होता है। तेजाजी महाराज को काल्या बाल्या के देवता कहा जाता है, सांपों के देवता कहा जाता है, गायों के रक्षक कहा जाता है। और तेजाजी की घोड़ी कौन सी थी? केसर काल में तेजाजी की घोड़ी थी। और तेजाजी का जो मेला है वो खड़नाल नागौर के अंदर लगता है, लेकिन तेजाजी पशु मेला है वो कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर के अंदर लगता है। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए, उसके बाद में बिल्कुल सटीक व्याख्या है वो आपके सामने रखने वाला हूँ। विष्णु विष्णु बन रे प्राणी, विष्णु विष्णु बन रे प्राणी। जाम्बा 29 नियम है वो जाम्बो जी ने दिए थे। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बो जी के द्वारा की जाती है और बिश्नोई संप्रदाय के द्वारा जो 29 नियमों की राखड़ी है वो अपनाई जाती है। 29 नियमों के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि मन में दया भाव रखनी चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। ये सभी बातें हैं जो एक इंसान के जीवन को सुधार सकती है। वो सभी बातें हैं वो इस 29 नियमों के अंदर लिखी हुई है। और जाम्बो जी का जन्म है वो पिंपासर नागौर के अंदर होता है। और जाम्बो जी बीकानेर जिला दर्शन के, जब हमने बीकानेर जिला दर्शन पढ़ा था तो तब मैंने आपको बताया था कि जाम्बो जी के द्वारा बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की जाती है। बिश्नोई संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? मुकाम के अंदर है। तहसील नोखा बीकानेर के अंदर मुकाम के अंदर है वो बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कौन सी है? मुकाम के अंदर जाम्बो जी का बड़ा मंदिर है। वहाँ पर अमावस्या के दिन है वो बहुत भीड़ वहाँ पर लगती है। और जाम्बो जी का जन्म है वो कहाँ पर होता है? पिंपासर नागौर के अंदर होता है। जाम्बो जी ने 29 नियम दिए थे। आगे और भी सटीक बातें करेंगे। ये है कलाजी राठौड़। ये कौन है? ये देखिए, ये है कलाजी राठौड़। कलाजी राठौड़ की बात करूं तो कलाजी राठौड़ का जन्म है वो कहाँ पर होता है? नागौर के अंदर होता है। मीराबाई के भतीजे थे और कलाजी राठौड़ के बांसवाड़ा के अंदर 200 मंदिर लगभग बने हुए हैं। उसके बाद में ये है हरिराम बाबा का मंदिर। गौर से देखिए, हरिराम बाबा का मंदिर। हरिराम बाबा का मंदिर है वो कहाँ पर है? झोरडा नागौर के अंदर है। और हरिराम बाबा के मंदिर में पूजा किसकी होती है? सांप की बाम्बी की पूजा होती है। और हरिराम बाबा के चरण कमलों की पूजा है वो इस मंदिर के अंदर होती है, जो झोरडा नागौर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में ये है दधीमथी माता का मंदिर। ये किसका मंदिर है? ये मंदिर है दधीमथी माता का मंदिर। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी है? दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी दधीमथी माता है। और दधीमथी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो दधीमथी माता का मंदिर है वो नागौर के अंदर है। ये दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है। दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी, दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी तो कौन सी है? दधीमथी माता, जिनका मंदिर है वो नागौर के अंदर बना हुआ है। ये देखिए दधीमथी माता। बोल दधीमथी माता जी की जय हो। दधीमथी माता जी, सभी आशीर्वाद ले लीजिए क्योंकि आगे एग्जाम आने वाले हैं। ये है भंवाड़ माता। भंवाड़ माता की अगर मैं बात करूं तो भंवाड़ माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ये मंदिर बना हुआ है नागौर के अंदर है। और माता के मंदिर में बड़ी फेमस है, याद रख लेना कि 2.5 प्याले शराब है वो। 2.5 प्याले शराब, 2.5 प्याले शराब का भोग है वो माता को लगता है। 2.5 प्याले शराब है वो माता के मंदिर में चढ़ाई जाती है। ये इस मंदिर की खास विशेषता है। उसके बाद में ये है केवाई माता। अगर मैं केवाई माता की बात करूं तो केवाई, ये देखिए श्री केवाई माता द्वार किणसरिया। ये मंदिर कहाँ पर है? तो केवाई माता का मंदिर है वो किणसरिया नागौर के अंदर है। केवाई माता है वो दैया राजपूतों की कुलदेवी है।
दैया राजपूतों की कुलदेवी, दैया राजपूतों की कुलदेवी। दैया राजपूतों की कुलदेवी की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है, तो वो है हमारी केवाई माता, जिनका मंदिर किणसरिया नागौर के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में ये है चतुर्भुज नाथ या मीरा मंदिर। कहाँ पर बना हुआ है, तो ये मंदिर बना हुआ है मेड़ता नागौर के अंदर। मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर के अंदर चतुर्भुज नाथ मंदिर बोल दीजिए या आप मीरा मंदिर भी से बोल सकते हो। तो ये मंदिर बना हुआ है मेड़ता नागौर के अंदर। मीराबाई की नगरी के अंदर चतुर्भुज नाथ मंदिर व मीरा मंदिर बना हुआ है। उसके बाद में ये है संत हरिदास जी, संत हरिदास जी, हरिदास जी। अगर मैं संत हरिदास जी की बात करूं तो संत हरिदास जी का जन्म है वो नागौर के अंदर होता है। संत हरिदास जी के द्वारा आपको संत हरिदास जी से सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि संत हरिदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। ये निरंजनी संप्रदाय है वो किसने चलाया था, तो निरंजनी संप्रदाय है वो संत हरिदास जी के द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद में ये है संत दरियाव जी। संत दरियाव जी है वो रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। पहली बात, संत दरियाव जी का जन्म कहाँ पर होता है, नागौर के अंदर होता है। और संत दरियाव जी की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है, ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो रेण नागौर के अंदर। रेण नागौर के अंदर संत दरियाव जी की प्रमुख पीठ बनी हुई है। अब बात करेंगे संत नवलदास जी की। ये है संत नवलदास जी। नवलदास जी के द्वारा नवल संप्रदाय की स्थापना की जाती है, नवल संप्रदाय चलाया जाता है, नवल संप्रदाय। इस नवल संप्रदाय की शुरुआत है वो संत नवलदास जी के द्वारा की जाती है। यह है संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, नागौर के अंदर है संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह, संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है, सबसे पहले आपको पूछ ले। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर के अंदर है। और संत हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। और संत हमीदुद्दीन नागौरी के यहाँ जो उर्स लगता है, यहाँ पर जो मेला लगता है, उस मेले को क्या कहा जाता है, अभी ये किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। तो इस मेले को कहा जाता है तारकिन का उर्स। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगने वाले मेले को क्या कहा जाता है, तारकिन का उर्स, तारकिन का उर्स, तारकिन का उर्स। याद रख लेना, पेपर के अंदर छपेगा, पक्का छपेगा। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है, नागौर के अंदर है। और संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगने वाले मेले को क्या कहा जाता है, तो तारकिन का उर्स कहा जाता है। उसके बाद में ये है नागौर का किला। नागौर के किले की अगर मैं बात करूं तो नागौर के किले का निर्माण है वो किसके द्वारा, कैमांस के द्वारा। जो कैमांस होता है, इस कैमांस की देखरेख के अंदर नागौर के किले का निर्माण करवाया जाता है, कैमांस द्वारा। कैमांस के द्वारा नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है, जो सोमदेव का प्रधानमंत्री होता है, कैमांस। और ये है खींवसर का किला। ये कौन सा है, ये है खींवसर का किला, खींवसर का किला। अरे खींवसर कौन नहीं रे, खींवसर कौन नहीं, सॉरी, ये है कुचामन का किला। ये कौन सा है, ये है कुचामन का किला।
रानी जाए के पास में ऐसा किला हो सकता है, पर ठकुराइन जाए के पास में ऐसा किला नहीं हो सकता है। जागीरी किलों का सिरमौर है वो कुचामन के किले को कहा जाता है। और कुचामन किले का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो कुचामन किले का निर्माण है वो करवाया था ठाकुर जालिम सिंह ने। ठाकुर जालिम है वो बड़ा जालिम था, क्योंकि जागीरी किलों का सिरमौर जिसे कहा जाता है उस किले का निर्माण है वो ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था, कुचामन का किला। उसके बाद में ये है कुचामनी ख्याल। अगर मैं कुचामनी ख्याल की बात करूं, 1 मिनट रुकूं, कलर चेंज कर दूं, कलर चेंज कर दूं, ओ कर दो कलर चेंज। अगर मैं कुचामनी ख्याल की बात करूं तो कुचामनी ख्याल है जी कहाँ की है? कुचामन नागौर की है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? कुचामनी ख्याल को स्टार्ट करने वाले कौन थे? कुचामनी ख्याल की स्थापना करने वाले कौन थे? कुचामनी ख्याल के संस्थापक कौन थे? और पेपर के अंदर पूछा जाता है साथियों, ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक की अगर मैं बात करूं तो वो कौन थे? लच्छी राम जी, लच्छी राम जी, लच्छी राम जी। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो लच्छी राम जी। ये आपको याद रखना है इतना। उसके बाद में ये देखिए, ये भैया ये चित्र तो हमें दिख रहा है, चित्र के अंदर बहुत ही कम रंगों का प्रयोग किया गया है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग हुआ है। तो नागौर की चित्रकला के अंदर, नागौर की चित्रकला की एक आपको विशेषता बताता हूँ, कभी नहीं भूलने वाले हो आप। तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्रकला की प्रमुख विशेषता है? तो नागौर चित्रकला की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इसके अंदर बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है। नागौर चित्रकला आपको याद रख लेनी है, नागौर चित्रकला। उसके बाद में ये कौन सी है? ये आपसे पूछ ले तो ये है डीडवाना झील। डीडवाना झील के अंदर जो भी यहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है वो नमक खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। डीडवाना झील। उसके बाद में ये हो गई डेगाना झील। डेगाना झील की बात करूं, डेगाना झील की बात करूं या डीडवाना झील की बात करूं या फिर नावा झील की बात करूं, नावा झील, नावा झील, ये झील भी कहाँ पर है? तो नागौर के अंदर है। उसके बाद में ये है जोजड़ी नदी। अगर मैं जोजड़ी नदी की बात करूं तो जोजड़ी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो जोजड़ी नदी का उद्गम है वो पोडलू नागौर से होता है। पोडलू नागौर से जोजड़ी नदी का उद्गम होता है। और ये जोजड़ी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूणी नदी के दाईं ओर से मिलती है। दाईं ओर से तो मिलती है लेकिन ये अरावली से नहीं निकलती है, ये इस नदी की विशेषता है। जोजड़ी नदी के बारे में आपको इतना याद रख लेना है कि जोजड़ी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पोडलू नागौर से उद्गम होता है। लूणी नदी में दाईं ओर से मिलती है, मिल तो जाती है, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो लूणी नदी के दाईं साइड से मिलती है, लेकिन ये अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में ये है तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला। अगर मैं तेजाजी पशु मेला की बात करूं तो इस मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? पर्वतसर नागौर के अंदर। इस मेले का आयोजन होता है पर्वतसर नागौर के अंदर। इस मेले की क्या विशेषता है? क्योंकि रुपया की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, जो आय का सबसे बड़ा स्रोत है, इसी मेले से प्राप्त होता है। इसीलिए आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है?
तो वो है तेजाजी पशु मेला, जिसका आयोजन है वो परबतसर नागौर के अंदर होता है। अगर मैं तेजाजी पशु मेला की बात करूं, अगर मैं रामदेव पशु मेला की बात करूं, रामदेव पशु मेला, ये रामदेव पशु मेला भी, इसका भी आयोजन कहाँ पर होता है? रामदेव पशु मेले का आयोजन भी नागौर के अंदर होता है। उसके बाद में बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेला, बलदेव पशु मेले का आयोजन भी कहाँ पर होता है? नागौर के अंदर होता है। चाहे मैं तेजाजी पशु मेला की बात करूं, चाहे मैं रामदेव पशु मेला की बात करूं, चाहे मैं बलदेव पशु मेला की बात करूं, तो आपका उत्तर सिर्फ एक ही आएगा, नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? नागौर के अंदर। राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? नागौर। उसके बाद में ये देखिए, अरे दरी कितनी सोहनी है रे, देखो दरी कितनी जोर की बनाई है। नागौर के टांकला गांव की दरिया फेमस है। कौन से? टांकला गांव। नागौर के टांकला गांव की क्या फेमस है? दरिया फेमस है। क्या फेमस है? दरिया। दरी 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 दरी, जिस पर आप बिछाते नहीं हो, वो दरी की बात कर रहा हूँ। उस दरी के लिए फेमस कौन सा है? नागौर का तो टांकला गांव फेमस है। अगर मैं बकरी की बात करूं तो वरुण गांव की बकरियां फेमस है। नागौर की बात करूं तो वरुण गांव है ना, वरुण गांव की बकरियां फेमस है। वरुण गांव की बकरियां फेमस है। और बाजावास के बेल प्रसिद्ध है। बाजावास के क्या फेमस है? बेल। बाजावास के बेल फेमस है। वरुण गांव की बकरियां फेमस है। पान में थी ताउसर। पान में थी कहाँ की फेमस है? तो ताउसर नागौर की पान में थी बड़ी फेमस है। सुगंधित, खुशबूदार, लाजवाब पान में थी। लीजिए, ताउसर की पान में थी आ गई आपके मोहल्ले में। ताउसर की पान में थी बड़ी फेमस है। ओ क्या है? ओ है टंगस्टन है, टंगस्टन। अगर मैं बात करूं कि टंगस्टन का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? डेगाना के अंदर। डेगाना के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन होता है। इसीलिए डेगाना को टंगस्टन उत्पादक स्थान भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो टंगस्टन का उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है? डेगाना के अंदर होता है। इसीलिए पेपर के अंदर सीधा पूछा जाता है कि टंगस्टन के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो डेगाना, नागौर। जिला पूछे तो नागौर। टंगस्टन सबसे ज़्यादा डेगाना के अंदर। मार्बल हो गया रे, संगमरमर। संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर के लिए कौन सा स्थान फेमस है? तो मकराना का मार्बल फेमस है। और संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर, ये मार्बल ही है, इसे मार्बल बोला जाता है, लेकिन इसका जो रियलिटिक नेम है वो क्या है? सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो मकराना स्थान है। नागौर का मकराना स्थान से बहुत भारी मात्रा के अंदर जो उच्च क्वालिटी का सफ़ेद संगमरमर है उसका उत्पादन होता है। उसके बाद में ये है सफ़ेद सीमेंट। सफ़ेद सीमेंट की बात करूं तो सफ़ेद सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? सफ़ेद सीमेंट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गोटन नागौर याद रख लेना। सफ़ेद सीमेंट के उत्पादन में जो सबसे अग्रणी स्थान है राजस्थान के अंदर, जिले की बात करें नागौर, स्थान की बात करें तो गोटन नागौर सफ़ेद सीमेंट का भी पूछ सकता है। उसके बाद में चलते हैं सीधे नागौर जिले की व्याख्या पर।
नागौर की बात करें तो नागौर को धातु नगरी कहा जाता है, औजारों की नगरी कहा जाता है। नागौर के बारे में एक व्याख्या आता है कि सियाड़ू तो खाटू भलो उन्याड़ो अजमेर, नागाणो नित्य को भलो तो सावण बीकानेर। नागौर पर अधिकार है वो अजमेर के चौहानों का था। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है? नागौर दुर्ग के अंदर 8 खंभों पर टिकी हुई है, अभी भी बनी हुई है। जब नागौर के किले में जाऊं तो देखकर आना। अगर मैं नागौर दरबार की बात करूं तो 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा भारमल के सहयोग से नागौर दरबार का आयोजन शुक्र तालाब के किनारे पर करवाया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य था कि राजपूत राजाओं को अपने अधिकार में अधीन करना। और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन कौन थे? राय भाटी जैसलमेर का, कल्याणमल बीकानेर का, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का, सुरजनहाड़ा बूंदी का। यहाँ पर चंद्रसेन तो आता है लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करता है। यह दरबार जो नागौर दरबार है, यह राजपूताने में गुलामी का प्रतीक था। उसके बाद में पाहिबा या साहिबा का युद्ध कब होता है? तो 1541 के अंदर मालदेव और राव जैतसी के बीच में होता है। इसमें मालदेव जीत जाता है, राव जैतसी हार जाता है। उसके बाद में मत्तिरे की राड 1644 में अमर सिंह राठौड़ व बीकानेर के करण सिंह के बीच में होता है। इसमें करण सिंह है वो विजय हो जाता है। गिंगोली का युद्ध 1807 में होता है। मान सिंह इसमें हार जाता है, जगत सिंह सेकंड इसमें जीत जाता है। और इसी गिंगोली के युद्ध का जो सबसे बड़ा कारण था वो था कृष्णा कुमारी का विवाद। कृष्णा कुमारी को लेकर ही मान सिंह और जगत सिंह सेकंड के बीच में युद्ध होता है। उसके बाद में कुराड़ा स्थान, यहाँ पर ताम्रपाषाणिक कालीन उपकरण है वो कहाँ से मिले हैं? तो कुराड़ा नागौर से मिले हैं। बगदरी गांव की अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज की शुरुआत की जाती है। पंचायती राज को शुरू करने वाला राजस्थान है वो प्रथम राज्य बन जाता है। अगर मैं सेकंड राज्य की बात करूं तो पंचायती राज जो शासन है वो शासन को अपनाने वाला जो दूसरा राज्य आता है वो कौन था? आंध्र प्रदेश था, 11 अक्टूबर 1959 को। लिखमाराम चौधरी की बात करूं तो राजस्थान के प्रथम जिला प्रमुख। शंभू दयाल सिंह हवलदार की बात करूं तो राजस्थान के प्रथम अशोक चक्र विजेता। बलदेव मिर्धा की बात करूं तो नागौर में 1940 को मारवाड़ किसान संघ की स्थापना करते हैं। उसके बाद में डाबड़ा हत्याकांड की अगर बात करूं तो 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर के अंदर डाबड़ा हत्याकांड होता है। और इसी के अंदर मथुरादास माथुर के नेतृत्व के अंदर मोतीलाल के घर पर है वो किसानों की सभा या सम्मेलन हो रहा था। इसी सभा और सम्मेलन के ऊपर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और इसके अंदर कई किसान है वो शहीद हो जाते हैं। आचार्य तुलसी की बात करूं तो इनका जन्म है वो लाडनू के अंदर होता है। 1949 के अंदर अणुव्रत आंदोलन चलाया था। 1970 को जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जिसे 20 मार्च 1991 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। मीराबाई की बात करूं तो असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अरे अब वह बेल फैल गई तो अमृत फल होई। ये मीराबाई के बारे में कुछ लिखा हुआ है। मीराबाई के बचपन का नाम प्रेमल था। मीराबाई के गुरु का नाम था संत रैदास। मीराबाई का जन्म 1498 को कुड़की पाली में होता है। मीराबाई की क्रम स्थली है वो मेड़ता नागौर थी। मेड़ता है वो मीराबाई की क्रम स्थली थी, लेकिन मीराबाई का जन्म स्थली कौन सी थी? तो कुड़की पाली। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ तो माता का नाम था वीर कुंवरी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, संत शिरोमणि भी कहा जाता है। मीराबाई के शिक्षक की बात करूं, मीराबाई के टीचर की बात करूं तो पंडित गजाधर। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। राजस्थान की प्रथम महिला थी जिस पर 1952 में डाक टिकट जारी होता है।
मीराबाई के द्वारा मीराबाई ने अपना अंतिम समय है वो द्वारका गुजरात में बिताया था और फिर यहीं पर ही कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। मीराबाई का मंदिर है वो चित्तौड़ मेड़ता के अंदर है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मेड़ता नागौर के अंदर है। मीराबाई की भक्ति भाव कौन सा था, तो सखी भाव की मीराबाई की भक्ति थी। मीराबाई के द्वारा सखी संप्रदाय व दासी संप्रदाय भी चलाया जाता है। तेजाजी की बात करूं, बोलिए तेजाजी महाराज की जय हो। तेजाजी बात करूं, तेजाजी का जन्म है वो खड़नाल नागौर के अंदर 1074 में होता है। घोड़ी का नाम था लीलन, पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम राम कंवरी और पत्नी का नाम था पेमल। तेजाजी महाराज के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी को काला बाला के देवता कहा जाता है। कृषि कार्यों के जो उपकारक देवता है वो तेजाजी को कहा जाता है। सांपों के देवता कहा जाता है। गायों के रक्षक देवता कहा जाता है। धोड़िया पीर कहा जाता है। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में सांप के डसने से तेजाजी का निधन होता है और परबतसर में मूर्ति स्थापित तेजाजी की जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के द्वारा करवाई जाती है। तेजाजी पशु मेले का जो तेजाजी पशु मेला है, इस मेले का आयोजन है वो परबतसर नागौर के अंदर होता है। श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक इस पशु मेले का आयोजन होता है, जो आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तेजा दशमी कब आती है? तेजाजी का सबसे बड़ा मेला है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। तेजाजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? जहाँ पर जन्म होता है, खड़नाल नागौर के अंदर। तेजाजी की क्रम स्थली है वो पेपर के अंदर पूछी गई थी, याद रख लेना कि बांसी की दुगारी बूंदी। बांसी की दुगारी बूंदी तेजाजी की क्रम स्थली थी। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। जाम्बोजी महाराज की बात करूं, अगर मैं जाम्बोजी महाराज की बात करूं तो लिल्ली रूख नहीं धावणो, लिल्ली रूख नहीं धावणो, अने धावे दयो आण, सिर सांटे रूख रेवे तो भी सस्तो जान, 29 नीमारी राखड़ी हृदय धरियो जोय, जाम्बोजी कृपा करी तो नाम बिश्नोई होय। जाम्बोजी का जन्म है वो पिंपासर नागौर के अंदर 1451 के अंदर होता है। जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे। जाम्बोजी के पिता का नाम लोहड़जी पंवार तो माता का नाम हंसाबाई था। बचपन का नाम धनराज था। तो जाम्बोजी को पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है, पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, गूंगा गैला भी कहा जाता है। और जाम्बोजी के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? साथरी कहा जाता है। बिश्नोई धर्म की स्थापना 1485 के अंदर समराथल बीकानेर के अंदर होती है। रोटू नागौर के अंदर जाम्बोजी का सत्संग स्थल है। जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ की बात करूं तो जम्ब संहिता, जम्ब गीता, जम्ब वाणी, जम्ब सागर, बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की भी रचना की गई थी। उसके बाद में वीरकला राठौड़ की बात करूं तो इनका जन्म 1544 में सामियाणा नागौर के अंदर होता है। मीराबाई के भतीजे थे। 4 हाथों वाले लोक देवता इनको कहा जाता है। ये नाम है वो अकबर ने दिया था, 4 हाथों वाले लोक देवता। वीरकला राठौड़ चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हो जाते हैं। वीरकला राठौड़ की छतरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है। वीरकला राठौड़ को नागराज का अवतार, शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। वीरकला का प्रसिद्ध मंदिर है वो कहाँ पर है? सामड़िया डूंगरपुर के अंदर है। बांसवाड़ा में कलाजी राठौड़ के 200 मंदिर बने हुए हैं। और वीरकला राठौड़ की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? रनेला के अंदर। संत हरिदास जी, संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद नागौर के अंदर होता है। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय है वो संत हरिदास जी के द्वारा चलाया जाता है। और प्रमुख पीठ की बात करूँ निरंजनी संप्रदाय की तो गाड़ा नागौर के अंदर है। जो निरंजनी संप्रदाय था वह सगुण और निर्गुण पर आधारित था। संत हरिदास जी की इसकी 2 शाखाएं हैं। इस संप्रदाय की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है निहंग, दूसरी है गरबारी। निहंग शाखा के अंदर विरक्त जीवन जीना और गरबारी शाखा के अंदर ग्रस्त जीवन जीना। ग्रस्त जीवन के साथ में ही इस संप्रदाय से जुड़ जाना।
और ग्रंथों की बात करूँ तो मंत्र प्रकाश हरिपुरुष की वाणी, संत दरियाव जी की प्रमुख पीठ रेण नागौर के अंदर है, रामसनई संप्रदाय से संबंधित है। हरिराम जी महाराज का मंदिर है वो झोरडा नागौर के अंदर है। मूर्ति के स्थान पर सांप की बाम्बी की पूजा होती है। संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। और संत हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। व्याग सम्राट भी संत हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। और संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर लगने वाले मेले को क्या कहा जाता है? तारकिन का उर्स कहा जाता है। सैयद अब्दुल वहाब कादिरी की दरगाह कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। भारत में कादिरी संप्रदाय की जो सबसे बड़ी दरगाह है वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। कौन सी दरगाह है? सैयद अब्दुल वहाब कादिरी। संत नवलदास जी का जन्म है वो हर्सोलाव नागौर के अंदर होता है। यहीं पर इनकी पीठ बनी हुई है। इन्होंने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी। दधीमती माता इसका मंदिर है वो, इन माता का मंदिर गोठ मांगलोद नागौर के अंदर है। दादिच ब्राह्मणों की कुल देवी है। भुआड़ माता भुआड़ नागौर के अंदर बना हुआ है मंदिर, और माता के मंदिर में 2.5 प्याले शराब है वो फेमस है। केवाई माता का मंदिर किणसरिया नागौर के अंदर है। दैया राजपूतों की कुल देवी है। चारभुजा नाथ मंदिर जिसे मीरा मंदिर कहा जाता है, मेड़ता नागौर के अंदर बना हुआ है। नागौर का किला वहाँ पर सोमदेव, मैंने आपको बताया था कि सोमदेव के सामंत केमांस के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया जाता है। सोमदेव नहीं था, वहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, सोमेश्वर याद रख लेना। नागौर के किले का निर्माण है वो सोमेश्वर का सामंत था, केमांस के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। कुचामण का किला, इस किले का निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया था। और कुचामण के किले को जागिरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास में हो सकता है पर ठकुराइन जाय के पास में नहीं हो सकता है। आगे आने वाले एग्जाम के अंदर यह सीधा लिख देगी, ऐसा दुर्ग रानी जाय के पास में हो सकता है, ठकुराइन जाय के पास में नहीं हो सकता है। यह पंक्ति है वो किस दुर्ग से संबंधित है? तो याद रख लेना, कुचामण का किला। इसे जागिरी किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। खींवसर के किले की बात करें तो महावीर स्वामी ने खींवसर नामक स्थान पर चतुर्मास का समय बिताया था। कुचामणी ख्याल, इस कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम जी है। और इस ख्याल के अंदर कौन कौन सी ख्याल की रचना हुई है? मीरा मंगल, राव ऋणमल, गोगा चौहान आदि ख्यालों की विरचना की जा चुकी है कुचामणी ख्याल के द्वारा। उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ की छत्री कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। अमर सिंह राठौड़ की ख्याल नागौर के अंदर फेमस है। अप्पा जी सिंधिया की छत्री नागौर के अंदर है। फड़ौदी माता का मंदिर नागौर के अंदर है। 9 शहीदों की मजार नागौर में है। साईं जी का टांका नागौर में है। साईं जी की मजार नागौर में है। ब्राह्मणी माता का मंदिर मेड़ता नागौर के अंदर बना हुआ है। और ब्राह्मणी माता को ही ब्रह्माया या योगिनी माता का मंदिर भी कहा जाता है। ब्राह्मणी माता के मंदिर को। नागौरी चित्रकला की बात करूं, नागौर के चित्रों की बात करूं तो नागौर के चित्रों के अंदर रंग है वो कम भरे हुए दिखाई देते हैं। थोड़े रंग है वो कम दिखाई देते हैं। इसीलिए बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो किस चित्रकला की विशेषता है? तो नागौर चित्रकला की। भूगोल की बात करूं तो नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। और दलहन के उत्पादन में नागौर का प्रथम स्थान है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर के अंदर स्थापित होती है। और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र में शामिल कौन सा जिला है? नागौर है। नागौर तथा अजमेर को कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है। जोजड़ी नदी की बात करूं, जोजड़ी नदी का उद्गम है वो पोडलू नागौर से होता है। एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो दाईं ओर से राइट साइड से मिलती है तथा अरावली से नहीं निकलती है। यह इस नदी की कुछ विशेषता है।
उसके बाद में डीडवाना झील। डीडवाना झील खारे पानी की झील है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। इसीलिए क्यों खाने योग्य नहीं है? क्योंकि इस नमक के अंदर फ्लोराइड की मात्रा सबसे अधिक है। नमक में सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है। नमक का उत्पादन राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स के द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। नमक उत्पादन करने वाली संस्था कौन सी है? तो देवल, याद रखना देवल। डेगाना झील, कुचामन झील, नावा झील, ये कहाँ पर है? ये भी नागौर के अंदर है। सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पर होता है? नागौर के अंदर होता है। मॉडल स्टेट फार्म नावा नागौर के अंदर है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी साबु सोडियम परियोजना है, वो कहाँ पर चलाई जा रही है? नावा नागौर के अंदर। तेजाजी पशु मेले का आयोजन परबतसर नागौर के अंदर। रामदेव पशु मेले का आयोजन मानासर नागौर के अंदर। बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता नागौर के अंदर। और टांकला गांव की तो दरिया फेमस है। वरुण गांव की बकरियां फेमस है। बाजावास के बेल प्रसिद्ध है। और ताऊसर की पान मेथी ले लो, ताऊसर की पान मेथी फेमस है। डेगाना का टंगस्टन फेमस है पूरे राजस्थान के अंदर। और सफ़ेद संगमरमर, उच्च क्वालिटी का सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर का फेमस है। गोटन की तो सफ़ेद सीमेंट फेमस है। गोठ मांगलोद या भवासिया जिप्सम हेतु प्रसिद्ध है। उसके बाद में कृष्णऊ तथा माता सुख लिग्नाइट हेतु फेमस है। यह था हमारा आज का जिला दर्शन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको याद हुआ या नहीं हुआ ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों में से शेयर करें, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें एक प्यारा सा। और अभी तक आप इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं कुछ अगली नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को एक नई दिशा में लेकर जाइए, थोड़ा थोड़ा करके चलते रहिए। मिला कुछ और भी जानकारी के साथ में।